रूस लगातार ये दावा करता रहा है कि वो भारत को Su-57 के लिए डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा, लेकिन अब भारतीय रक्षा विश्लेषकों और कार्यक्रम से जुड़े लोगों की राय बिल्कुल साफ है कि ये ऑफर आज की तारीख में लगभग बेकार हो चुका है। Su-57 का प्रोडक्शन या को डेवलपमेंट अब AMCA को तेज नहीं कर सकता। उनकी लाइन साफ थी, जब तक कोई Su-57 डील साइन होगी तब तक AMCA हर जरूरी टेक्निकल क्षेत्र में Su-57 से आगे निकल चुका होगा, बस रॉ वेपन्स वॉल्यूम को छोड़कर। मान लीजिए 2026 में किसी चमत्कार की तरह सरकार से सरकार डील साइन भी हो जाए, तब भी भारत में पहले Su-57 की असेंबली 2029-30 से पहले संभव नहीं है, वो भी सिर्फ नॉकडाउन किट्स के सहारे। इसी दौरान AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 के अंत से 2029 की शुरुआत के बीच उड़ान भरने के लिए तय है। प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट 2031-32 और लो रेट प्रोडक्शन 2034-35 से शुरू होगा। यानी दोनों की टाइमलाइन लगभग एक जैसी है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दिशा दोनों की बिल्कुल अलग हो चुकी है। AMCA ने कई जगहों पर Su-57 को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। इसके उत्तम AESA Mark II रडार और इंडिजिनस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट, जिसमें IRTS, EOTS और DAS जैसे 360 डिग्री कवर वाले सिस्टम शामिल हैं, 2 जनरेशन आगे माने जा रहे हैं। इसके मुकाबले Su-57 का No 36/L का रडार और 101 KS अटोल सूट अब काफी पुराना लगने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्किंग में भी यही स्थिति है। Su-57 अभी भी अलग अलग EW पोर्ट्स पर निर्भर है और उसने आज तक ऐसा डायरेक्शनल डेटा लिंक नहीं दिखाया है जैसा भारत का सॉफ्टवेयर डिफाइंड यूनिट डल देने वाला है, जो AMCA, रफाल, तेजस मार्क II, TBDF और आने वाले ड्रोन को एक ही बैटल स्पेस में जोड़ देगा। स्टेल्थ डिजाइन में AMCA की डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक सर्पेंटाइन डक्ट, कंपोजिट स्ट्रक्चर और भविष्य की रमन स्कैटरिंग कोटिंग्स इसे शुरू से ही -30 से -40 dBsm फ्रंटल RCS के आसपास लाने का लक्ष्य रखती हैं। दूसरी ओर Su-57 अभी भी इंजन बेड्स एक्सपोज्ड होने, पैनल फिटिंग्स और रिवेटिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसकी अनुमानित RCS 10 से 15 dBsm से ज्यादा नहीं मानी जाती। इंजन टाइमलाइन दोनों के लिए दिलचस्प है। रूस लंबे समय से इस देलिए 30, जिसे AL-51F1 भी कहा जाता है, को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ये आज भी किसी सर्विसिंग Su-57 पर फुल रेट ऑपरेशन में नहीं है। भारत का 120 किलो न्यूटन वाला नया इंजन, जिसे GTRE और सैफरान मिलकर बना रहे हैं, 2033-34 के आसपास सर्टिफिकेशन पाने की दिशा में है। टाइमिंग लगभग वही, लेकिन इस बार पूरी IP भारत के पास रहेगी। हथियारों के मामले में Su-57 के बड़े इंटरनल बेस उसे 4 837M जैसी भारी मिसाइलें अंदर ले जाने की क्षमता देते हैं, जो इसका एकमात्र साफ एडवांटेज है। AMCA की इंटरनल बेस शुरू से ही अस्त्र मार्क III, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, रुद्रम सीरीज, स्मार्ट क्रूज मिसाइल और भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं, लेकिन वे जानबूझकर हल्के और तेज रिस्पॉन्स वाले मिशन प्रोफाइल के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं। रूस का मौजूदा प्रस्ताव असल में वही पुराना FGFA मॉडल है, जिससे भारत 2028 से बाहर आ गया था। उस समय दावा था कि 200 से 250 Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन भारत को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी समझने में मदद करेगी, लेकिन रूस ने ना सोर्स कोड दिया, ना स्टेल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नहीं कोई बड़ा वर्क शेयर, और इंडिया ने प्रोग्राम छोड़ दिया। आज का हालत यह है कि भारत को किसी 5th जनरेशन फाइटर का गुर सीखने के लिए रूस पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है। 2010 के दशक में हमें रूस की जरूरत थी, 2025 में अब नहीं। रूस से सिर्फ एक तैयार प्रोडक्ट ही मिल सकता है, जिसे रिवर्स इंजीनियर करना न खर्चे में सही है न राजनीति में। रूसी अधिकारी अब भी कहते हैं कि Su-57 भारत के लिए इंटरिम 5th जनरेशन क्षमता दे सकता है, जब तक AMCA पूरी तरह तैयार न हो जाए। लेकिन जब वायुसेना 114 MRFA की दिशा में बढ़ चुकी है और AMCA का फंडिंग मॉडल SP कैटेगरी के तहत मंजूर हो चुका है, तो Su-57 के 50 से 100 यूनिट्स के लिए ना बजट है ना जरूरत। ऊपर से 2022 के बाद के प्रतिबंधों की वजह से रूस से नया कॉन्ट्रैक्ट लेना, स्पेयर पार्ट्स अपग्रेड और पेमेंट सिस्टम को और मुश्किल बना देगा, और भारत S-400 और K-2260 जैसी दिक्कतें फिर नहीं दोहराना चाहता। 2034 तक जब AMCA Mark I वायुसेना में ऑपरेशनल होगा, उत्तम AESA, इंडिजिनस EWS सिस्टम, अस्त्र मार्क III और फ्यूचर स्टेल्थ केंद्रित डिजाइन के साथ, तब कोई भी भारतीय Su-57 अगर कभी आया भी, एक भारी, तेज लेकिन कम स्मार्ट एयरक्राफ्ट बनकर रह जाएगा, जिसे देखने पर यह ज्यादा एक 4.5+ जनरेशन प्लेन जैसा लगेगा, ना कि एक असली 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म।